गुड इवनिंग एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद में मैं वैद्य विलोक भारतीय आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं तथा आज के हमारे इस इंट्रोडक्टरी सेशन के वक्ता तथा सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी के मेंटर वैद्य अनय डावरे जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं उन सबका इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद तथा हम सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। हम सब लोग वैद्यगण हैं, तो हम हमारे सभी कार्यों का आरंभ भगवान धन्वंतरी जी को नमन करते हुए करते हैं। तो उसी प्रथा को आगे चलाते हुए हम वैद्य धन्वंतरी जी तथा माँ शारदा को नमन करते हुए धन्वंतरी स्तवन करके आगे चले। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीनम्। ओम धन्वंतरे नमः। भगवान धन्वंतरी तथा माँ शारदा को नमन करते हुए हम हमारे इस आज के इंट्रोडक्टरी सेशन इन सर्टिफिकेट डर्मेटोलॉजी के सेशन का आरंभ करेंगे। सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी ये इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद द्वारा चलाए जाने वाला एक सर्टिफिकेट कोर्स है। लगभग 12 साल से इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद ऑनलाइन ई लर्निंग के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सर्टिफिकेट कोर्स जो हम चला रहे हैं ये स्पेशलाइजेशन आयुर्वेद के क्षेत्र में हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए हमारे सभी वैद्यों को पारंगत करना, उन्हें मोटिवेट करना, एक स्ट्रेंथन करके लगभग आज 1000 से ज्यादा वैद्य एक त्वचा रोग विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक त्वचा रोग विशेषज्ञ के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में कार्यरत है। और यही वैशिष्ट्य मैं कहूँगा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी का है। ये क्या है, किस प्रकार से है, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। जिस इंस्टीट्यूट द्वारा ये चलाया जाता है उस इंस्टीट्यूट के बारे में हमें थोड़ा जानना होगा। अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि अर्थात निरंतर अध्ययन से ज्ञानपूर्ण दृष्टि प्राप्त कर एक उत्तम चिकित्सक बनना, इसी ब्रीद वाक्य को लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद का जन्म फरवरी 2011 में माननीय वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी के चरक संहिता निरूपण के साथ वैद्य विलोक विजय भारतीय जी के प्रयासों से आरंभ हुआ, जिसमें आयुर्वेद विज्ञान को डिजिटल लर्निंग के माध्यम से बढ़ावा देने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। ज्ञान और विज्ञान की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुरु और शिष्य के बीच में ज्ञान का सेतु निर्माण करना इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य है। यह ज्ञान यज्ञ की शुरुआत संहिता अध्ययन के द्वारा तब हुई थी जब हमारे पास इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धता आज इतनी आसान नहीं थी। हम अभिमान से बोल सकते हैं कि आज भी यह संहिता अध्ययन प्रतिदिन निरंतर चल रहा है। यह संहिता अध्ययन का प्रारंभ माननीय वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी के चरक निरूपण से हुई थी। उसी को अग्रेषित करने में पुणे में स्थित माननीय वैद्य दिलीप गाडगीळ जी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद की विशेषताओं की बात करें तो ऑनलाइन संहिता अध्ययन
ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेस, एंड्रॉयड और आईओएस मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च जर्नल पब्लिकेशन, यूट्यूब लाइव और विविध प्रथितयश वैद्यों के द्वारा दिए जाने वाले निशुल्क सेमिनार, यह आयुर्वेद विज्ञान का प्रचार और प्रसार करने का एक सच्चा प्रयास है, ऐसा भी कह सकते हैं। इन विशेषताओं में से सबसे प्रथम आयुर्वेद के मूल संस्कृत संहिता ग्रंथों को संस्कृत व्याख्या सहित डिजिटलाइज करने का कार्य एंड्रॉयड और आईओएस एप्लीकेशन माध्यम से किया गया और निरंतर चल रहा है, जिसमें चरक संहिता चक्रपाणी टीका, सुश्रुत संहिता दलहन टीका, अष्टांग संग्रह इंदु टीका, अष्टांग हृदय अरुण दत्त हेमाद्रि टीका, माधव निदान मधुकोश टीका, शारंगधर संहिता आढ़मल्ल टीका, वैशज्य रत्नावली और चक्रदत्त संहिता, इनके स्वरूप में यह मोबाइल एप्लीकेशन आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपके करतल में उपलब्ध है। सभी मोबाइल एप्लीकेशंस उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत ही आसान है, जिसमें आपको सर्च फैसिलिटी जैसे विशेषताओं के साथ तकरीबन 13,000 से ज़्यादा समानार्थी शब्द के अर्थ सहित सर्च उपलब्ध है, जो आपको न्यूनतम शुल्क में और ऑफलाइन सुविधा के साथ प्ले स्टोर एवं ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इसी के साथ डिजिटल लाइब्रेरी, आसान शब्दों में आयुर्वेद ई लाइब्रेरी, न्यूनतम शुल्क में ₹1 प्रतिदिन यानी ₹360 प्रति वर्ष में उपलब्ध है, जिसमें आपको 1500 से ज़्यादा आयुर्वेद के असंख्य विषयों के एक्सपर्ट लेक्चर्स उपलब्ध है और जो आने वाले समय के साथ निश्चित रूप से बढ़ते जाएंगे। इंस्टीट्यूट वैद्यों के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रदान करती है, जो वैद्यों को आयुर्वेद क्षेत्र में सुपर स्पेशलाइजेशन करने के उद्देश्य से निर्माण की गई है। चिकित्सा नैपुण्य, आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी, अप्लाइड पंचकर्म, आयुर्वेदीय मनोविज्ञान, आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी और आयुर्वेद गर्भ संस्कार, इन विविध विषयों में उपलब्ध है, जो आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। यह पूरी धरोहर चलाने के लिए हमारे आधार स्तंभ, हमारे माननीय अध्यापक और वैद्य, जिनकी विशेषता है कि यह अध्यापक कई सालों से इसी विषय में सुपर स्पेशलाइज्ड चिकित्सा कर रहे हैं और अपना ज्ञान बांटने के लिए यह तत्पर है। सर्टिफिकेट कोर्स इन चिकित्सा नैपुण्य वैद्य रेणुका गयाड़, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी वैद्य अनय डावरे, सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड पंचकर्म वैद्य रेणुका गयाड़, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदीय कार्डियोलॉजी वैद्य सुजीत ठाकुर, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदीय मनोविज्ञान वैद्य सोहन पाठक, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदीय गर्भ संस्कार वैद्य अमृता टेंभुर्णीकर। इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रचार और प्रसार सभी लोगों तक बहुत आसान तरीके से पहुंचे और आयुर्वेद विज्ञान की धरोहर बढ़े और निरंतर चलती रहे। इसीलिए यूट्यूब लाइव के माध्यम से इंस्टीट्यूट बहुत सारे निःशुल्क सेमिनार आप सभी के लिए समय समय पर करते आ रहा है और आगे भी करता रहेगा, जिसमें विविध विषयों के विशेषज्ञ आपको मार्गदर्शन करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद यह सार्वजनिक विश्वस्त न्यास के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है और इसी वर्ष इंस्टीट्यूट को ATG सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हुआ है। आयुर्वेद चिकित्सकों ने अपने रुग्णों का इतिहास रिसर्च के दृष्टिकोण से डिजिटाइज फॉर्म में रखना यह समय की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखकर सॉफ्टायु नाम से एक अत्यंत अल्प शुल्क पर पेशेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद ऐसे ही निरंतर आयुर्वेद सेवा कार्य करता रहे, ऐसी धन्वंतरी जी से प्रार्थना करते हैं तथा सभी वैद्य जो इंस्टीट्यूट में विश्वास दिखाते हैं उन्हें साधुवाद। अधिक जानकारी आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.instituteofeayurved.com से प्राप्त कर सकते हैं। ओम धन्वंतरे नमः। धन्यवाद। इसी इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद के द्वारा
हम सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी भी कंडक्ट करने जा रहे हैं। और ये कोर्स जिनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो हमारे मेंटोर वैद्य अनय डावरे सर। अनय डावरे सर का एक औपचारिक परिचय करवाना इस कार्यक्रम का अविभाज्य अंग मैं समझता हूँ। दो हम सब लोगों ने अनय सर के बारे में जरूर सुना होगा, बहुत सारे लोग उनसे परिचित भी होंगे। फिर भी आज जिनके द्वारा ये कोर्स हम रन कर रहे हैं उनका एक औपचारिक परिचय हमें जरूर करना चाहिए। अनय सर BMS MD CSD है सर। MD इन द्रव्य गुण विज्ञान है, लेकिन द्रव्य गुण विज्ञान होते हुए भी सर का विषय रहा है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फ्लूकोनाजोल विथ आरगवद फलमज्जा फांट इन फंगल इन्फेक्शंस। बहुत बार हम सोचते हैं कि द्रव्य गुण विज्ञान इज नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में PG करना है, फिर भी हम आगे जाके क्या करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें होती है मन में। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना उद्देश्य पहले दिन से डिसाइड कर लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उसी प्रकार से सर ने तभी से अपने UG लेवल से ही एक निश्चय कर लिया था कि वो त्वचा रोग विशेषज्ञ के रूप में ही काम करेंगे। तो इसलिए सर ने उनके PG करिकुलम में भी इसी प्रकार से अपना विषय का चयन किया जो आगे जाके उन्हें अपनी प्रैक्टिस में और अपने नॉलेज में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सर 12 साल से ज़्यादा डोंबिवली में और तथा अभी कुछ दिनों पहले से ही सर ने जळगांव में एक वीकली OPD शुरू की है। और एक प्रथित यश त्वचा रोग विशेषज्ञ के रूप में सर कार्यरत है। केवल प्रैक्टिस करना यहाँ तक ही सर अपना कार्य सीमित नहीं रखते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में एक छोटी टर्म हो गई है कि कहीं पे भी आपको अगर त्वचा रोग के लिए कोई भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार रहेगी तो उसमें एक सेशन अनय सर का जरूर रहेगा। तो ऐसे ही हमारे ये सर केवल सेमिनार कॉन्फ्रेंस में इसमें ही जाते हैं ऐसे नहीं, जो भी कभी जहाँ पे उनकी पेरेंट इंस्टीट्यूट है उस पेरेंट इंस्टीट्यूट में कोई फॉरेन डेलीगेट्स रहते हैं या कभी उनके सामने कुछ प्रेजेंटेशन करना होता है त्वचा रोग से संबंधित, तो वहाँ पे भी सर के प्रेजेंटेशंस हुए हैं। उसमें से कुछ आपके सामने जो लिखे हुए हैं, स्पेशलाइज्ड डर्मेटोलॉजी की OPD जो वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में चलाई जाती है उसमें भी सर का एक चिकित्सक के रूप में सम्मान हुआ है। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कुछ जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल में त्वचा रोग के बारे में इंफॉर्मेशन हो, या बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में जो भी कॉम्पिटिशन्स होती है, कुछ कॉम्पिटिशन्स में त्वचा रोग से संबंधित जहाँ जहाँ केस प्रेजेंटेशन हुआ है उनमें सर को प्राइजेस भी मिल चुके हैं। ये एक एस्पेक्ट हुआ कि हम हमारा क्लिनिकल और हमारा ज्ञान, साथ साथ सर चैरिटेबल वर्क भी बहुत सारा करते हैं। सर जहाँ पर डोंबिवली में स्थित है वहाँ पे एक नाखे चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके रुग्ण परीक्षण निशुल्क रूप में सर करते हैं। तो ऐसे हमारे मेंटोर वैद्य अनय डावरे सर का मैं यहाँ पर मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। और अनय सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे हमारे इस सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी में किस प्रकार से आगे की बातें होने वाली है, क्या हम करने वाले हैं, इसके बारे में आप सब लोगों को अवगत कराएं। थैंक यू विलप सर। मेरा स्लाइड दिख रहा है और मेरा आवाज भी आ रहा है? यस सर, परफेक्ट। ओके। ओम धन्वंतरे नमः। थैंक यू विलप सर फॉर दिस इनविटेशन एंड इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने सभी ने एक इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद, जो हम बोल सकते हैं मदर इंस्टीट्यूट है जहां से हम ये लेक्चर लेते हैं, उसके बारे में देखा। और आपने देखा कि ये जो मदर इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली चलती है, यानी शुरुआत जो हुई थी वो धर्माधिकारी सर, एक स्टार वर्ल्ड जो बोलते हैं गुरुओं के गुरु, ऐसे जो है सुपर गुरु जिनको हम बोल सकते हैं, तो उनके
चरक निरूपण, या जो चरक निरूपण से मैं यूज, उससे अच्छा शब्द यूज करता हूँ पारायण। तो ऐसे एक सुपर गुरु से शुरुआत, जिनसे जिनकी जिन्होंने ये जो इंस्टीट्यूट को बहुत सारे सालों से यहाँ पे वो अपनी सेवा देते आ रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट पे मेरे जैसे एक त्वचा रोग तज्ञ जो एक 14-15 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसको ये प्लेटफॉर्म देना, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो थैंक यू फर्स्ट विलोप सर। आज हम देखेंगे कि ये अपना जो कोर्स है वो सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी वेरी ऑनर एंड प्लेजर कि हमारी 12th बैच शुरुआत हो रही है, और उसमें मोर देन मोर देन 1000 स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सम फ्रॉम द आउटसाइड द इंडिया, इन्होंने इस कोर्स का लाभ लिया है। और वो सिर्फ कोर्स ना करके, कोर्स करने के बाद अच्छी पढ़ाई करके अभी अपने प्रैक्टिस में अच्छे पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग वेरी नाइस रिजल्ट्स एट द एंड। जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, उसका आपको फायदा जब होगा, आपको फायदा नहीं, आपके पेशेंट्स में, समाज तक फायदा होगा कि कोई पेशेंट है त्वचा रोग का, वो जब ठीक होगा, तभी मेरे सिखाने का कुछ मूल्य है, नहीं तो कोई मूल्य नहीं है। सो उनके ही तरफ से बहुत सारा फीडबैक्स आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, पर्सनली आते हैं, क्वेरीज तौर पे भी आते हैं, और रिजल्ट ऐसे भी तौर पे आते हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग गुड, आई एम डूइंग गुड, दैट इज द थिंग। तो अपना 12th बैच शुरुआत हो रहा है, 10 दिसंबर 2024 से शुरुआत हो रहा है। ये सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान में रखिए, ये आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी है। यहाँ पे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मशीन्स कुछ सिखाई नहीं जाएंगी। देखिए, पहले भी बोल रहा हूं, कुछ ना सिखाई जाएंगी। क्या सिखाया जाएगा? तो देयर इज एम्पल ऑफ डिसीजेस, सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है, बहुत सारे डिसीज, उसकी आयुर्वेदिक अप्रोच कैसे करना है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, और ट्रीटमेंट करने के बाद एक्चुअली रिजल्ट कैसे आते हैं बिफोर एंड आफ्टर फोटोज के साथ, ये हमें देखना है। तो इट इज अ टोटली आयुर्वेदिक डिजाइनिंग, उसका टोटली आयुर्वेदिक पद्धति से हुआ है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सेकंड, इट्स अ डर्मेटोलॉजी, इट्स अ नॉट, जो स्किन के रहते हैं उसके दो सेक्शंस गिरते हैं, डर्मेटोलॉजी और दूसरा कॉस्मेटोलॉजी। तो कॉस्मेटोलॉजी में जनरली वर्ण्यतरा यानी हाइपर पिगमेंटेशन ट्रीट करना, या मेलास्मा ट्रीट करना, या ब्लैक स्पॉट्स ट्रीट करना, ये सब चीजें ज्यादा मायने रखती है। बट डर्मेटोलॉजी इज हार्ड कोर, जिसमें आपको मैक्सिमम टाइप ऑफ जो डीसीएस है, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, एलोपेशिया एरियाटा, एक्जिमास, एक्नेज वगैरह, ये सब चीजें आती है, वो डर्मेटोलॉजी में आती है, और उसी के बारे में ये कोर्स है। हाँ, कॉस्मेट को थोड़ा पार्ट है जिसमें मेलाज्मा है, एक्ने है, हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में कुछ थोड़ा फुर रहेगा, लेकिन मेन ये डर्मेटोलॉजी का कोर्स है। ओके, सो ये अपना कोर्स ऐसे चलता है। ये अपना जो कोर्स, अभी मैं कौन से लैंग्वेज में बोल रहा, तो हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा, तो हिंदी, और जहां पे जरूरत पड़े वहां पे थोड़ा सा इंग्लिश, ऐसे लैंग्वेज में अपना कोर्स चलता है। ओके, सो बेसिकली ये कोर्स करता क्या है, कि मैंने 1000 स्टूडेंट्स को दिया क्या। तो मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है या विजन दिए, तो मैं हमेशा बोलता हूं मैंने विजन दी है। बिकॉज क्या है, एक डिसीज है, उसके बारे में मुझे बताना है, मैं बताता हूं। उसको थिंक कैसे करना है, उसके दोष दुष्ट कैसे रहना है, ये मैं बताता हूं डेफिनेटली। एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या देनी है, मेडिसिन क्या देनी है, ये मैं बताता हूं विद डोसेजेस, और रिजल्ट भी कैसे, ये भी बताता हूं। तो क्या होता है, जब ये पेशेंट, जब सोरियासिस ऐसे समझे बताया, तो सोरियासिस का पेशेंट एक्चुअली जब किसी पार्टिसिपेंट के पास आता है, तो उसको वो पेशेंट में एक्चुअली क्या करना है, इसकी विजन मिलती है। कभी कभी ऐसा है कि पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से या बाकी चीजों के हिसाब से कभी कभी कुछ मेडिसिन माइनस प्लस करने पड़ते हैं। तो बेसिकली उसको क्या होता है, उसको विजन डेवलप होती है, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विजन डेवलप है। विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू द अदर्स, जो दूसरों को ना दिखे, वो देखने की जो आर्ट है, दैट इज कॉल्ड विजन, और यही ये कोर्स में मैं सिखाता हूं या सिखाया जाता है।
सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा ये पिक्चर दिखाता हूँ, एक बिग फिश है, एक छोटा फिश है। तो मैं समझता हूं इसमें से जो बिग फिश है वो अभी मैं हूं। सो जस्ट ऐसा होता है कि आप व्हाट आर यू सीइंग, कि त्वचा रोग में आप क्या देख रहे हो, व्हाट इज द फील्ड ऑफ त्वचा रोग। तो मैंने देखा है, मैंने खुद डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैंने 3 साल सीखा है, मैंने डायग्नोसिस सीखा है, आयुर्वेदिक निदान पद्धति सीखी है, खुद केस पेपर डिजाइन किए हैं, खुद बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी है, बहुत सारे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट फंस गई है, उसके बाद सीखा है नहीं ये नहीं करना है, तो उसके बाद सही क्या करना है ये सीखा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ सीख रहा हूं, ऐसे नहीं कि आई एम परिपूर्ण, बट अभी बिग फिश तो बन गए और बाहर की विजन मालूम है। सो मेनी पीपल आर आस्किंग आप क्या कर रहे हो, तो दैट इज द थिंग कि व्हाई आर यू फ्लोटिंग देयर, आप क्या बाहर क्या देख रहे हो। सो मुझे आपको ये कोर्स से, ये जो मैंने एक जो पहले मेहनत की है उसका एक सारांश आपको बताना है कि आप एक्चुअली जाके डायरेक्टली देख सकते हो कि हाँ ये ऐसा किया है, ये व्याधि में ऐसे दोषों का है, ये व्याधि में ऐसी चिकित्सा करनी है और ऐसे रिजल्ट आते हैं। ये आपको डायरेक्टली सामने आएगा और वो आप डायरेक्टली पेशेंट में यूज कर सकते हैं। तो आगे जो फर्स्ट चैलेंज है वो आपका पहले ही क्लियर हो जाएगा, यू गॉट द विजन एंड यू गॉट द कि कैसे मेडिसिन हमें देने हैं, क्या देना है। हाँ, उसके आगे जो रहेगा वर्ल्ड या आगे के चैलेंजेस रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट आगे केसेस रहेंगे या और कुछ बड़े केसेस रहेंगे। एक बार आपका पहला हर्डल पहले ही खत्म हो गया, चैलेंजेस पहले ही खत्म हो गए, तो सेकंड हर्डल जो है वो खत्म करना या उसको पार करना ज्यादा इजी जाता है। तो इसी हिसाब से हमेशा अपने कोर्स में रहता है कि फर्स्ट चैलेंजेस है जो मेन जो अपने स्किन डिसीज में उसके बारे में आपको अच्छी तरह से सिखाना, और वही अपने कोर्स में होता है। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ टोटली ऑनलाइन ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स। आप अभी समझो मैं यहाँ पे बैठा हूँ इन मुंबई, विलोब सर अमरावती में बैठे हैं अबाउट 700 किलोमीटर फ्रॉम हियर। मेनी स्टूडेंट्स हियर, पार्टिसिपेंट्स है जो हिमाचल प्रदेश से है, मुझे बताया इसने हिमाचल प्रदेश, केरला है, someone is from I think so राजस्थान है। so there are so many thousands kilometers 2000 kilometers there। तो आप घर पे बैठ के आराम से बैठ के ये सुन सकते हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, ये ध्यान में रखना है सिर्फ आपको, इसके साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, बिकॉज सब जो आपने सुन लिया उसके नोट्स आपको बनाने हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि लाइव लेक्चर बनाते समय आपके नोट्स नहीं बन सकते, तो डेफिनेटली उसके लिए भी ऑप्शंस है कि हमारे रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो अपने जो लाइव लेक्चर रहते हैं, ऑल लेक्चर्स आर कंडक्टेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं और आपको सामने पीपीटी दिखाई दे रहा है, इसी तरह से प्रेजेंटेशन रहती है। कोविड में बहुत जन यूज टू हो गए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड से। बेसिकली ये कोर्स कोविड से पहले से है। तो जो विलोप सर की विजन है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना, तो ये कोविड से पहले वाला शुरुआत, यानी उससे पहले ही होने वाला, उससे पहले ही शुरुआत हुई थी। और ऐसा है कि जनरली अभी सब यूज टू हो गए, लेकिन तब यूज टू नहीं थे। लेकिन ऐसा था कि पहले 10 मिनट के बाद जब सामने मेरा आवाज सुनाई देता है और सामने स्लाइड्स दिखाई देता, तो नेचुरली लिंक लग जाती है। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन मेथड से सीखना कुछ डिफिकल्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 24 लेक्चर्स रहते हैं, जो 1 घंटे के लिखे हैं वो कभी 1 घंटे के रहते नहीं, वो हमेशा सवा घंटे के या 1.5 घंटे के रहते हैं, और उसके ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स, क्वेश्चन आंसर सेशंस रहते हैं। देन ये जो लेक्चर्स रहते हैं वो एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9:30 से 10:30 बजे तक, इन अ नाइट टाइम, एंड अगेन रिपीटिंग नाइट टाइम 9:30 टू 10:30 रहते हैं। लाइव लेक्चर रहते हैं जैसे अभी आप लाइव सुन रहे हो। बट आप बोलोगे सर हमारा वो ओपीडी का टाइमिंग रहता है, या कुछ लोगों की ओपीडी 11 बजे तक चलती है, कुछ लोगों की ओपीडी लेट शुरुआत होती है, उनका क्या। डोंट वरी एट ऑल, ये जो लाइव लेक्चर है 9:30 टू 10:30, ओके, उसके विद इन 24 आवर्स में उसका रिकॉर्डिंग साइट पे अवेलेबल हो जाता है। मैं समझो फर्स्ट लेक्चर हो गया, उसका रिकॉर्डिंग तुरंत विद इन 24 आवर्स में डेवलप होता है, और डेवलप होके वो साइट पे वहां पे आ जाता है। और वो रिकॉर्डिंग आपको जून 2025 तक अवेलेबल रहेगा। जून 2025 तक अवेलेबल रहेगा, ध्यान में रखिए। तो आप समझो आपको सुबह कभी लेक्चर सुनना है, सुन सकते हो, रात को 2 बजे सुनना है तो सुन सकते हो, बट मैं बोलता हूं सुनिए मत सिर्फ,
उसके साथ पढ़ाई करना जरूरी है। मैं कुछ बुक्स के नाम बताता हूँ, वो पढ़ना जरूरी है। लेक्चर्स के नोट्स निकालना जरूरी है। एंड इट्स मैं आई एम वेरी प्लेजर एंड मेरी आई एम वेरी, मैं बोलता हूँ ऑनर्ड हूँ, या और मैं लकी भी हूँ कि मेरे प्रीवियस पार्टिसिपेंट ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने 700 to 800 पेजेस के नोट्स बनाए, इतने बड़े बड़े गड्डियों वाले नोट्स बनाए। तो एंड वेरी ब्यूटीफुली, एकदम अच्छी तरह से हैंड राइटिंग करके, अच्छी तरह से सब राइट करके बहुत अच्छी तरह से बनाया है। मैं मुझ में भी इतना नीटनेस नहीं है लिखने का और ये, लेकिन उन्होंने बनाया है विथ फोटोग्राफ्स एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे जो नोट्स है वो आपको खुद बनाने हैं, और आपके सामने प्रेजेंटेशन रहता है, सब चीजें। यानी समझो आप अभी ये स्लाइड है तो आपको सुनना भी है, और ये आपको लाइफ टाइम भी आपको दिमाग में रखना है, तो आप उसका फोटो भी निकाल सकते हो। हाँ, इसका फोटो निकाला तो आपके मोबाइल में वो लाइफ टाइम हो गया, दैट इज द थिंग। तो ऐसा भी नहीं कि आपको कहीं से आपको नहीं मिलता। रिकॉर्डिंग नो डाउट आपको 6 मंथ्स तक रहती है ना, जून 2025 तक बोला, बट आप ऐसे भी एक मेथोडोलॉजी से आपका जो नॉलेज है वो सेविंग कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोर्स खत्म हो गया, सब खत्म हो गया? नो, अवर ग्रुप इज देयर। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जो जनरली ऑलरेडी बन चुका है, जो ऑलरेडी ज्वाइन हुआ है। तो वहां पे अपना जो नॉलेज शेयरिंग है वो कंटिन्यू चालू रहता है। आपको कुछ क्वेरीज वगैरह रहेगी तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, समझो कुछ पढ़ाया रहेगा और उसके बारे में ही अगर पूछोगे, मैं सोरियासिस पढ़ा है और सोरियासिस की ट्रीटमेंट क्या है, ऐसे पूछोगे तो मैं ज्यादा बताता नहीं। हाँ, कुछ अलग रहेगा, कुछ रिजल्ट नहीं आते तो इसके बारे में पर्सनली या कभी ग्रुप पे पूछ सकते हो। तो अपना जो ग्रुप है अभी तक 2019 का है, जून का, वो भी ग्रुप एक्टिव है। तो इतने ग्रुप एक्टिव रहते हैं। सो ऐसे अपना चलता है कि ऐसा नहीं कि 9:30 से 10:30 बजे तक का ही वो खेल है, ट्यूसडे थर्सडे का। व्हाट्सएप ग्रुप चालू रहता है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहता है। Okay, so that is the most important कि if you miss any lecture, recording will available for you. Okay, और वो साइड से ही वो सब किया जाता है, वो ये हम वहां पे ही अवेलेबल रहता है। टॉपिक्स तो शायद आपने जो लिंक पढ़ी रहेगी उसमें डिटेल कोर्स के बारे में लिखा है, उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, डायग्नोसिस ट्रिक्स है, केस पेपर है जो खुद स्पेशली मैंने डर्मेटोलॉजी का डिजाइन किया है, चिकित्सा सिद्धांत है, कॉमन है जो डिसीज सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमास, लाइकेन प्लानस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटिस, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटिस, विटलिगो, हर्पीज जोस्टर, देन एलोपेशिया एरियाटा। इमरजेंसी कैसे मैनेज करनी है डर्मेटोलॉजी, वो हम देखते हैं। डिकोडिंग ऑफ द कल्प, बिकॉज जो मेडिसिन रहते हैं, जो भी अपने क्लिनिक में मेडिकेशन रहता है, दैट इज अवर पावर, यही अपने वेपन्स रहते हैं। तो अपने वेपन्स के बारे में अपने को ही अच्छी तरह से नॉलेज रहना जरूरी है। तो उसके बारे में भी कैसे हम सोचते हैं, कल्प कल्प ग्रंथकर्ताओं ने कैसे डिजाइन किए हैं, उसके बारे में भी अच्छी तरह से हम एक लेक्चर उसमें लेते हैं, और बेसिक ऑफ कॉस्मेटोलॉजी लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ये ऊपर के जो नाम है, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, सब मॉडर्न के नाम है, लेकिन उसका क्या करूं? देखिए, जो अभी बुक्स लिखे हैं मॉडर्न्स में, बहुत सारे बुक लिखे हैं, सब लिखे हैं, सब चीजें लिखी है, उनका जो नॉलेज है वो अपने लिए अगर इजी हो रहा है तो व्हाई नॉट टू टेक, बट हाई टू डू बेस्ट टू बेस्ट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। क्या है अपने ग्रंथ में? कुष्ठ, सप्त कुष्ठ है, महाकुष्ठ है, 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ है। इनकी जो परिभाषा है, भाषा है, उसके बारे में लिखा है, लेकिन उनकी परिभाषा थोड़ा मैं बोलता हूं कि थोड़ा डिफिकल्ट जाती है प्रैक्टिशनर के लिए स्पेशली। स्टूडेंट रहेगा ना, समझो कोई पीजी स्टूडेंट वगैरह, वो जनरली पढ़ाई में रहता है, पढ़ाई में यानी उसका कांटेक्ट रहता है बुक्स वगैरह से। लेकिन कोई जीपी कर रहा है, समझो 10 साल से पूरा मॉडर्न का प्रैक्टिस कर, उसको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है, उनका टोटली टच ही चला जाता है। उनको अगर मैं पूरी आयुर्वेदिक संस्कृत की परिभाषा में बोलूं तो इट इज अ बाउंसर फॉर देम, और वो बोर भी हो जाएंगे। सो बेटर अगर मैं बोला कि मॉडर्न के हिसाब से मैंने वर्ड यूज किया कि डर्मेटोफाइटोसिस या फंगल, उनको तुरंत क्लिक हो जाएगा। एंड उनको जो चाहिए वो अपने कोर्स से लेंगे। यानी ये कोर्स है इज डिजाइन फॉर पास आउट बीएमएस, पीजी स्टूडेंट्स, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, जीपी प्रैक्टिशनर, इन सब के लिए डिजाइन किया है। ऐसा नहीं कि जीपी प्रैक्टिशनर कर नहीं सकते, दे गॉट द प्रोटोकॉल्स। यानी समझो मुझे सोरियासिस का पेशेंट है, मुझे बाकी पढ़ना नहीं है उसके दोष भी, मुझे सिर्फ देखना है, हाँ ये फोटो है इसके बारे में, हाँ ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है, दैट्स इट, मैं ये सब कर सकता हूँ। तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल, हम इसी हिसाब से ही सिखाया जाता है। हम बहुत थियोरेटिकल नहीं पढ़ाते यहाँ पे, हम इसी हिसाब से पढ़ाते हैं कि आपके क्लिनिक में आपके सामने जब पेशेंट आए तो मैं कैसे ट्रीट करूँ।
तो इसी हिसाब से ये जो टॉपिक्स है वो सिलेक्ट किए हैं और उसी हिसाब से सिखाए जाते हैं। तो दैट्स वाई ये नॉमेनक्लेचर भी आप देख रहे हो मॉडर्न के हिसाब से, और मॉडर्न का कुछ डिटेलिंग देखेंगे तो अपने आयुर्वेद में ही दोष दोष उसको समझने में और ट्रीटमेंट करने में आसानी जाती है। ये मेरा अभी तक का अनुभव है। तो व्हाई नॉट टू यूज देयर नॉलेज, जो उन्होंने लिखा है वो अपने लिए यूज करें। लेकिन ट्रीटमेंट डेफिनेटली हमें आयुर्वेदिक ही करनी है, दोष दुष्ट हमें आयुर्वेदिक ही देखने हैं और उस हिसाब से उसको ट्रीट करना है। ये सब ठीक है, ये तो हम सर हमने शायद बहुत जन ने वो कोर्स के डिटेल में भी पढ़ा रहेगा। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ लर्निंग, इसमें पैटर्न कैसा रहता है? तो डेफिनेटली इसमें जो पैटर्न रहता है वो स्टेप बाय स्टेप रहता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन सोरियासिस लेक्चर लिया जाता है, फर्स्ट एनाटॉमी, देन सेकंड रहता है केस टेकिंग कैसे किया जाता है, देन डायग्नोसिस ट्रिक्स, देन चिकित्सा सिद्धांत। इस 6 लेक्चर्स के आधार पे पहला जो शुरुआत होता है वो सोरियासिस शुरुआत होता है, देन फंगल इन्फेक्शन होता है। नहीं नहीं, इसमें ऐसे स्टेप वाइज जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन आपको सोरियासिस के बारे में बताया जाएगा। बट मैं आपको बताता हूं, आपको ट्रीटमेंट पहले लेक्चर में ही आपको देखने को मिलेगी, एनाटॉमी लेक्चर में ही आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी, इतना कंफर्म है। तो ये जो एनाटॉमी पढ़ना है वो भी हम टोटली प्रैक्टिकल व्यू से पढ़ते हैं। क्योंकि क्यों पढ़ना है एनाटॉमी, ये मसल क्यों पढ़ना है? जब हम थे ना फर्स्ट ईयर में बीएमएस में, तो ये मसल क्यों पढ़ना है कि हमें कुछ मालूम नहीं। वो एप्लाइड एनाटॉमी सबसे लास्ट में लिखा जाता था और सबसे निग्लेक्टेड पार्ट है। तो हम एप्लाइड एनाटॉमी देखने वाले हैं कि स्किन में हम ये पार्ट क्यों देख रहे हैं, बिकॉज प्रैक्टिस में ऐसे इसके रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, इसलिए हमें देखना है। तो मैंने जो बोला ना कि हमें टिपिकल कॉलेज लेवल का कोर्स नहीं सीखना है, हमें जो कोर्स सीखना है वो सुपर स्पेशलिटी कोर्स सीखना है, जो पीजी स्टूडेंट्स के लिए है, जो बीएमएस जो पास आउट है और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करे उनके लिए है, जो बीएमएस पास आउट है या पीजी पास आउट है जो भी है, जो मॉडर्न के प्रैक्टिस है जीपी करते हैं उनके लिए बनाया गया है। सो इट इज फॉर, तो उसके लिए ज्यादा बुक्स में जाने से अच्छा है कि सिंपल लैंग्वेज में और डायरेक्टली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इस हिसाब से हम देखते हैं। सी, ओके। अभी ये कौन आ गई बीच में? अभी लेक्चर चल रहा है, काजोल कहाँ से आ गई? तो आपने मूवी देखी रहेगी कुछ कुछ होता है उसमें, काजोल एक कैरेक्टर है और शाहरुख खान रहता है। तो उसमें आप सीन मालूम है, आपने देखा रहेगा जनरली कि इसमें राहुल उसका नाम है शाहरुख खान का, और काजोल उसको चिढ़ाती है राहुल इज अ चीटर, और शाहरुख खान फिर या राहुल जो रहता है वो चिढ़ता है, फिर ये और चिढ़ाती है राहुल और चिढ़ता है, फिर ये और चिढ़ाती है राहुल और चिढ़ता है, और बाद में उसकी वो जो उंगली है वो मरोड़ता है, ऐसा दिखाए। यानी क्या हो गया, ये उसको और गुस्सा दिला रही थी और वो और गुस्सा हो रहा है। यही होता है सोरियासिस में। सोरियासिस में सब बहुत जन यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है वो ट्रीटमेंट करते हैं, यस डेफिनेटली करते हैं, हम करते हैं ट्रीटमेंट। लेकिन कभी कभी हमारे पेशेंट फंस जाते हैं या 3-4 दिन बाद आते हैं कि डॉक्टर हमारा सोरियासिस डबल हो गया या बहुत बढ़ गया। इसका कारण है हमने उसको भड़काया। हमारे कुछ लोगों को ना एक ऐसी फिक्स ट्रीटमेंट रहती है सोरियासिस की, कहीं पे पड़ी रहती है, सुनी रहती है, या कुछ एमआर से भी हमें समझ में आते हैं हाँ ये सोरियासिस पे मेडिकेशन यूज की जाती है। बट हर एक सोरियासिस का पैटर्न कहाँ सेम रहता है? डिफरेंट डिफरेंट तो रहता है, या कभी कभी वो एकदम फटाफट बढ़ने वाला भी रहता है। तो ऐसे बढ़ने वाला भड़का हुआ सोरियासिस है, जैसे राहुल हमने शाहरुख खान देखा ना, उसकी तरह है। और उसमें आपने काजोल की तरह उसको और भड़का, यानी जो अपनी एक तीक्ष्ण उष्ण जो बहुत ट्रीटमेंट है, तो वो ट्रीटमेंट देते रहे तो वो क्या होगा, राहुल भड़केगा या नहीं भड़केगा? वैसे सोरियासिस भड़केगा या नहीं भड़केगा? यस डेफिनेटली सोरियासिस भड़केगा, बढ़ेगा। तो अनस्टेबल सोरियासिस में स्थिरीकरण चिकित्सा यानी उसको ना शांत करो। अगर काजोल राहुल शाहरुख खान को बोलती कि शांत रहो राहुल शांत रहो, उसको चिढ़ाते नहीं, तो वो चिढ़ता था क्या? नहीं चिढ़ता था। इसी हिसाब से अनस्टेबल सोरियासिस रहे वहां पे आपको स्थिरीकरण चिकित्सा करने की जरूरत है। सूत्र में देखा है तीक्ष्णोष्ण लेपोत्कृष्टम कुष्ठम ही विवृद्धि मलिने देह। विदाउट शोधन अगर बढ़ने वाला कुष्ठ रहेगा तो वहां पे तीक्ष्ण लेख अगर आप कलो करोगे, उसको भड़काओगे, तो विवृद्धि मलिने देह वो और बढ़ जाता है। तो उसमें बाह्य में सौम्य औषध, शांत करने वाला सौम्य औषध हमें मालूम है, शतदवतरुद्ध जैसे मेडिसिन है, पिंड तेल है, तुंग द्रुमादि है, ये सब मिलने वाले मेडिकेशन है। अभ्यंतर में लघु मंजिष्ठादि है, कामदुदा है, कैशोर गुग्गुल है, ये यूज किया जाता है।
भड़का हुआ है तो रक्त मोक्षण ट्रीटमेंट की जाती है, विरेचन ट्रीटमेंट की जाती है। तो ऐसे कैसे की जाती है, उसका डोसेजेस कैसा है, ये सब हम इसमें लेक्चर कोर्स में सीखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको शांत करना जरूरी है। अभी आप सामने मेडिकेशन देख रहे हैं, मैक्सिमम मेडिकेशन इज ग्रंथोक्त, जो हर जगह अवेलेबल हो सकती है। ये क्यों ग्रंथोक्त रहता है मैं आपको बताता हूं। मेरे यहाँ पे समझो कोई क्रीम है, डर्मेक्स जेल है, बंसर जेल है, तो शायद वो मेरे तक ही लिमिटेड रहेगा ये मेडिकेशंस। बिकॉज समझो पूना का कोई है, समझो हिमाचल का, उसके बाद वो डेफिनेटली नहीं अवेलेबल रहेगा। लेकिन ग्रंथोक्त मेडिकेशन रहेगा तो वो आसाम में भी अवेलेबल होगा। समझो मैंने बोला कि कैशोर गुग्गुल है, या समझो मैंने बोला पिंड तेल है, तो वो आसाम में भी अवेलेबल होगा, हिमाचल में भी अवेलेबल होगा, केरला में भी अवेलेबल होगा। अभी तो कुछ और निरोग स्ट्रीट जैसे मेडिकेशंस जो एक ऐप द्वारा मेडिकेशन बेचते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया मेडिकेशन बेचते हैं। तो ग्रंथोक्त मेडिकेशन तो हर जगह जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो दैट इज द एडवांटेज वन ऑफ दैट्स वाई ग्रंथोक्त मेडिकेशन आपको बताया जाता है, इसी हिसाब से बताए जाते हैं। देन वाओ, वन मोर मूवी। तो हम यहाँ पे लेक्चर सुनते हैं या मूवी देखते हैं, तो हम इसी हिसाब से देखते हैं। हमने ये मूवी देखा रहेगा कि भल्ला, ये जो बड़ा मूर्ति है वो बाहुबली का है, और ये छोटा मूर्ति है वो भल्लाल देव का है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बड़ा मूर्ति है वो बेसिकली अपने यहाँ पे विलन है, क्योंकि बड़ा मूर्ति इज रिलेटेड टू सोरियासिस। और हम जो सोरियासिस के जो ट्रीटमेंट देते हैं वो बहुत बार ये भल्लाल देव की तरह रहती है। यानी क्या होता है, सोरियासिस इज जायंट ऑब्स्टेकल, बड़ा डिसीज है। यहाँ पे आपको सोच समझ के प्रॉपर मेडिकेशंस के डोज के साथ एक अच्छा मैनेजमेंट करने की जरूरत है। बहुत बार देखा गया है एक हर टैबलेट या 2-3 टैबलेट बीडी इसी हिसाब से दी जाती है, वो सोरियासिस कंट्रोल में ही आता नहीं। सोरियासिस इज अ बिग ऑब्स्टेकल, उसको मैनेजमेंट की जरूरत है। आपको अगर हाथी को मारना है तो आप किसको भेजोगे, बकरी को भेजोगे या शेर को भेजोगे? शेर को भेजोगे। शेर डायरेक्टली अटैक करेगा या सोच समझ के अटैक? डेफिनेटली सोच समझ के अटैक। वैसा ही है, अगर बाहुबली है उसको हराना है तो भल्लाल देव की मूर्ति भी बड़ी होनी चाहिए। तो आपका जो ट्रीटमेंट है उतने लेवल की होने की जरूरत है, विथ डोसेजेस। यानी उसमें क्या होनी चाहिए, मेडिकेशन सब होने चाहिए, उसमें टैबलेट्स होनी चाहिए, उतने डोसेजेस में होनी चाहिए, क्वाथ होना चाहिए, लोकल एप्लीकेशन प्रॉपर होना चाहिए। वो सब मेडिकेशन कैसे रहने चाहिए, पोटेंट रहने चाहिए। आवर मेडिसिन आर आवर वेपन्स, वो अच्छी तरह से होना जरूरी है। तो व्हाट इज दिस, ये एक तरह के सोरियासिस के ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है जो कॉमनली प्रैक्टिस में आता है, जिसमें एक घृतपान लिखा है, इंदुकांत घृत, कल्प लिखा है, रसमाणिक्य, बावची, विलंग, मंजिष्ठा, उसका कॉम्बिनेशन यानी उसका पुड़ी वगैरह आप पाउडर बना के दे सकते हो। कुछ जन भी ऐसा है मेरे पार्टिसिपेंट, उसका ही कॉम्बिनेशन का टैबलेट बना के लेते हैं। गंधक रसायन, गोमूत्र हृदय की रसपाचक, आरगबदादी कषाय, बाह्य में अर्क तेल या बृहदंतपाल तेल, ये एक तरह के सोरियासिस की एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। इसके साथ पंचकर्म की जरूरत है, वमन इस हिसाब से किया जाता है, शिरोधारा किसी पेशेंट्स में की जाती है, नस से भी किया जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर मैनेजमेंट। एक घृत है, प्रॉपर मेडिकेशंस है, कषाय है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, शोधन है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ये सोरियासिस में यूज किया जाता है, उसमें बहुत अच्छे पेशेंट्स को रिजल्ट आते हैं। बट ये हर एक पेशेंट सोरियासिस में होता नहीं है। हमने थोड़ा सा स्थिरीकरण देखा या जिसमें भड़का हुआ, उसमें कुछ अलग मेडिकेशंस देखे। अभी सोरियासिस में जो हमने देखा उसमें अलग मेडिकेशन देखे, और अभी जो दिख रहा है इस हिसाब से सोरियासिस में मेडिकेशन चेंज होंगे क्या, पहले ये देखना ये किसके फोटो है, फर्स्ट पिक, सेकंड पिक, थर्ड पिक। ये मैंने यूरोपियन डेलीगेट्स को भी दिखाया था, इन देयर लैंग्वेज। ऑस्ट्रिया का एक था, एक जर्मनी का था, एक स्पेन का था, और उन्होंने अपने अपने लैंग्वेज में इसको कुछ नॉमेनक्लेचर दिया। बट द फाइनल नेम इज सोरियासिस। तीनों पेशेंट सोरियासिस की है। बेसिकली आयुर्वेद में सोरियासिस ये वर्ड ही नहीं है, तो आयुर्वेद में हम थोड़ा किटीप से उसका एक कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन किटीप से भी आगे जाके सोरियासिस है। बिकॉज तीनों अगर सोरियासिस के पैटर्न देखोगे, फर्स्ट पिक डिफरेंट, सेकंड पिक डिफरेंट, थर्ड पिक डिफरेंट, तीनों में कुछ ना कुछ आपको देख के विजुअलाइज, हाँ सोरियासिस है लेकिन विजुअलाइजेशन में आपको फर्क दिख रहा है, यस दिख रहा है। तो ट्रीटमेंट में डिफरेंस आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये जो मेडिकेशन देखे वही यूज होंगे क्या?
डेफिनेटली नहीं होंगे। देयर इज अ चेंज इन द प्रोटोकॉल्स, घृत चेंज होगा, कल्प चेंज होंगे, क्वाथ चेंज होगा, एक्सटर्नल एप्लीकेशन चेंज होंगे, एवरीथिंग गेट चेंज। दैट्स व्हाई अपनी सोरियासिस के ट्रीटमेंट फंसती है क्या? डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम इस हर एक की अलग अलग, ऐसी जो हमने प्रॉपर मैनेजमेंट देखी, इस हिसाब से हम हर एक की अलग अलग ट्रीटमेंट देखते हैं, और उस हिसाब से एक्चुअली ट्रीटमेंट देने के बाद रिजल्ट मिले कि नहीं, ये भी हम देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर के फोटो के हिसाब से। बेसिकली हम सोरियासिस 12 पैटर्न का देखते हैं, 12 पैटर्न के हिसाब से सोरियासिस हम देखते हैं। पाल्मो प्लांटर, स्कार सोरियासिस, सीबो सोरियासिस, किबनर्स फिनोमेना, एरिथ्रोडर्मा, रूपॉइड सोरियासिस, देन लाइकेनिफाइड सोरियासिस, इनवर्स सोरियासिस, गटेड सोरियासिस, इतने टाइप्स ऑफ सोरियासिस हम देखते हैं। सबके ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, उसको हम बाद में चैनलाइज भी करते हैं, ये आपको समझ में आएगा इन अवर लेक्चर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट डर्मेटोफाइटिस, फंगल इन्फेक्शन, कॉमनेस्ट ऑफ ऑल फंगल इन्फेक्शन, जो हमें टीनिया टीनिया नाम हमने पढ़ा रहेगा ना, और जो भी अभी मॉडर्न जो भी इट्राकेनाजोल, लुलिकेनाजोल जो भी यूज करते हैं, वो कॉमनली डर्मेटोफाइटिस बोलते हैं। कॉज्ड ऑफ ग्रुप फंगाई, जेनेरिक ट्राइकोफाइथॉन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मा इन्फेक्शन। अभी ये 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, अभी उससे भी ज्यादा हो गए। हर एक के क्लिनिक में फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट आते हैं और अपना सर खाते हैं, बराबर है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट अभी मॉडर्न वालों को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और अपने पास उस आते हैं डॉक्टर, कुछ भी करो अपने ट्रीटमेंट करो, और वो ऐसे रहते हैं कि एक दिन पेशेंट का एकदम अच्छा रहता है और अगले दिन पूरा पेशेंट का डबल हो जाता है, ऐसा होता है। व्हाई इट हैपन? बिकॉज ऑफ दिस स्पीशीज। ये आप देखते हैं ना, कॉज बाय ग्रुप ऑफ फंगाई, तो उसमें ट्राइकोफाइथॉन, माइक्रोस्पोरम और मेपिडर्माफाइथॉन, ये जीनरीज रहते हैं, तो उसके कुछ स्पीशीज रहते हैं। अभी जो फंगल इन्फेक्शन हमारे पास आता है, ड्यू टू जियोपॉलिटिकल चेंजेस, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, एक साथ शरीर में दो दो स्पीशीज रहते हैं, और वो आराम से रहते हैं। एक जो रहता है वो हॉट वेदर में बढ़ता है, दूसरा रहता है वो ठंडी के वेदर में बढ़ता है। इसलिए एक ही पेशेंट में 12 ही महीने फंगल इन्फेक्शन रहता है, और उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करने की भी, चेंज करने की भी जरूरत पड़ती है। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट हमें बताते हैं कि डॉक्टर, हम जब कपड़े निकालते हैं, दिन भर तो ठीक रहता है, लेकिन रात को जब कपड़े नहीं हो तो एकदम से शुरुआत होती है ईचिंग। तो देर इज अ स्पेसिफिक स्पीशीज जो कॉमनली अपने शरीर पे आती है, रहती है, जो कांटेक्ट ऑफ एयर, एयर का जब कांटेक्ट होता है ओपन एयर का, तब वो हिस्टामिन को सिक्रेट करने को बोलती है, एंड उसकी वजह से जब कपड़े निकालते हैं तो पेशेंट को खुजली आती है। दूसरे एक पेशेंट रहते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर, हम रात को जब सोते हैं ना, तो तब हमें खुजली शुरुआत होती है। तो रात को जब सोते हैं तो एक कारण रहता है कि हम बिजी नहीं रहते, दिन भर बिजी रहते हैं, और दूसरा जो कॉमनली कारण देखा गया है वो है कि एक स्पीशीज रहती है, वो जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है तब उसका कॉलोनेशन बढ़ता है। इसके वजह से हमें मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस देखने को जो होने की वजह से, और स्पेसिफिक स्पीशीज होने की वजह से, रात को सोते समय एकदम से ईचिंग बढ़ना शुरुआत होती है, कपड़े निकालते हैं तो एकदम से ईचिंग होना शुरुआत होती है। 12 ही महीने फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। इसके ट्रीटमेंट कैसे करने हैं हम डेफिनेटली लेक्चर में देखते हैं। व्हाई रिकरिंग हैपन? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ और डिफेक्टिव सेल मेमोरी इम्यूनिटी। ये क्या चीज है? बेसिकली हर एक के शरीर के कांटेक्ट में फंगस आता है, लेकिन हर एक फंगल इन्फेक्शन होता है क्या? तो नो, इट्स बिकॉज ऑफ सम लैक ऑफ और डिफेक्टिव सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये क्या रहती है, कैसे तैयार होती है, इसके बारे में हम डिटेल में लेक्चर में देखते हैं। कुछ मेडिकेशन है, अभी ये ना आप देख सकते हो, दीज आर ऑल द मेडिकेशंस ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। तो हम हमारे क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं तो हम आरोग्यवर्धिनी हाँ यूज करके देखते हैं। नहीं, चलो कहीं पे पढ़ा था चक्रमर्द, कैसिया टोरा, फंगल कैसिया जो रहता है वो फंगल कैसिया चक्रमर्द देते हैं। उशिरा सब देख के रखते हैं, विडंगारिश है, ऐसे ना सिर्फ देखते हैं, देखते हैं, हम परफेक्टली सोच के कोई प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट नहीं करते। दैट्स वाई ये ब्रेन का चित्र दिखा है कि हम कंफ्यूज रहते हैं, हमारे हमें बहुत सारे मेडिकेशंस मालूम है, लेकिन कौन सा मेडिकेशन चूज करना है, कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल है, कुछ थिंकिंग है। जब तक वो नहीं करेंगे ना तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। ओके, तो वो कैसा करना है हम यहाँ पे देखते हैं। देन स्वेट ग्लैंड्स पर सीएम, ऐसा कुछ हम एनाटॉमी कैसे पढ़ते हैं, हम एनाटॉमी ऐसे पढ़ते हैं। स्पेशली अभी आप पैर पे देख रहे हो, वहां पे स्वेट ग्लैंड पर सीएम है, यानी आपके स्पेसिफिक पैर के रीजन पे कितने स्वेट ग्लैंड्स है वो स्पेसिफाइड दिखा है।
यानी समझो आप देखो ग्रेड टो के नीचे 189 है, देन 239 है, थोड़ा सा साइड में है, 207 बीच में है, 190 उसके बीच में है, जो हील पे वहां पे 183, 172 है ये एंकल पे है ऑलमोस्ट, 221 है वो बिग टो के यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसका कुछ मीनिंग है, तो उसका थोड़ा सा मीनिंग हो सकता है। हमें जो इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज जो होती है स्पेशली फंगल इन्फेक्शन, वो ओवर स्वेटिंग के वजह से होती है। और ओवर स्वेटिंग या स्वेट की क्वालिटी बैड होना और ओवर स्वेटिंग होना, ये कहां पे हमें प्रोबेबिलिटी दिखते हैं, जहां पे स्वेट ग्लैंड्स पर सीएम ज्यादा है। तो आप देखोगे फंगल इन्फेक्शन जो है वो आप 221 वहां पे देख रहे हो, वहां पे जनरली ज्यादा रहते हैं बिकॉज वहां पे स्वेट ग्लैंड ज्यादा रहते हैं। इवन 239 ये जो रहते हैं वहां पे भी स्वेट ग्लैंड ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहां पे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन देखने के चांसेस है। सेकेंडली वहां पे जहां पे कम स्वेट ग्लैंड है 172 है वगैरह, तो आप देख सकते हो सोरियासिस है, ड्राई एक्जिमा है, वो 172 यहाँ पे रहते हैं। यस डेफिनेटली वो 172 यहाँ पे रहते, तो बेसिकली वहां पे क्या रहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स वहां पे कम रहते हैं। तो ब्लॉकेज ऑफ द स्वेट ग्लैंड होके नॉन इन्फेक्टिव टाइप डिसीज होना लाइक सोरियासिस, एक्जिमा, वो 172 यहाँ पे होने के सबसे ज्यादा शक्यता है। क्यों? आपको और एक रीजन बताओ। ग्रंथ में देखा है कि कुष्ठ के पूर्व रूप में अस्वेदन, अतिस्वेदन ऐसे लक्षण आए हैं। तो अतिस्वेदन ये फंगल इन्फेक्शन की जगह यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 239 वहां पे वो लक्षण पहले दिखेगा। वही अस्वेदन ये 172 यहाँ पे दिखेगा बिकॉज वहां पे स्वेट ग्लैंड पर सीएम सबसे ज्यादा कम है। तो वहां पे जनरली आपको सोरियासिस, एक्जिमा जैसी बीमारियां दिखती है। तो उस हिसाब से एक प्रेडिक्टिव हम बता सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा डिसीज हो सकता है बाय स्वेट ग्लैंड पर्सियम। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एपोक्राइन ग्लैंड्स। एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या रहते हैं? स्वेट ग्लैंड्स के दो ग्लैंड्स रहते हैं, एपोक्राइन एंड एक्रोक्राइन, जो कॉमनली अपने शरीर पे रहते हैं, जो ओडरलेस रहते हैं, दैट इज एक्रोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड इज अ स्पेशल ग्लैंड्स जो स्पेशल जगह पे रहते हैं, एक्सिला रीजन, एरियोला रीजन, पेरियम्बिलिकल रीजन, पेरिनियल, सर्कमोरल। और उसके स्पेसिफिकली एक रहता है, उसका पंजेंट स्मेल रहता है। क्यों रहता है, कैसा रहता है, हम देखेंगे लेक्चर्स में। लेकिन और एक चीज है कि जो कान का जो मल है, ईयर वैक्स, दैट इज ऑल्सो मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड। जो मोल ग्लैंड है आईलिड्स के, दैट इज ऑल्सो मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड। और जो मिल्क सिक्रेशन रहता है, दैट इज ऑल्सो सिक्रेशन ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स, दैट इज मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड्स। तो एपोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्पेसिफिक पढ़ के हमें क्या देखना है? इज देयर एनी स्पेसिफिकेशंस? इज देयर एनी चेंज इन मेडिकेशंस ड्यू टू एपोक्राइन ग्लैंड्स? इज देयर एनी स्पेसिफाइड डिसीज हैपन इन एपोक्राइन ग्लैंड्स? यस, हम आरोग्यवर्धिनी जैसा मेडिकेशन फंगल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, वही अगर एपोक्राइन ग्लैंड की जगह पे रहे तो हमें उसके डोसेजेस बढ़ाने पड़ते हैं क्या? डेफिनेटली बढ़ाने पड़ते हैं। क्यों बढ़ाने पड़ते हैं, कैसे बढ़ाने पड़ते हैं, कैसा उसका व्हाई व्हाई वी आर थिंकिंग लाइक दिस, ये हम डेफिनेटली लेक्चर्स में देखते हैं। सी, अभी हमें कुछ दिख रहा है सर्कुलर, ओके, सर्कल, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन, ओके, रिंगवर्म। देन और एक सिंगल सर्कल आ गया, अरे ये भी फंगल इन्फेक्शन है। नहीं, इट इज नॉट फंगल, इट इज न्यूमुलर एक्जिमा। ओके, वन मोर राउंड आ गया, ये फंगल की तरह दिखता है लेकिन है नहीं फंगल, इट एरिथमा मल्टीफॉर्म है। थोड़ा कंफ्यूजन तैयार हो रहा है। और एक सर्कल है, इट्स अ ग्रैनुलोमा एन्युलरे। और एक सर्कल है लेकिन कुछ अलग ही जाड़ा दिख रहा है, ये क्या है? ब्लास्टोमाइकोसिस। 5 तरह के हमने सर्कल देखे, इसमें डिफरेंट 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 चीजें है, रिंगवर्म है, निमुलर एक्जिमा है, इरिथमा मल्टीफॉर्म है, ग्रैनुलोमा एन्युलरे है, सो ब्लास्टोमा, ये कैसे समझ में आएंगे? तो ये हम समझते हैं डायग्नोसिस ट्रिक्स में। चलो वो भी हो गया। दोष दुष्टता, ये भी हमें समझना जरूरी है कि जो पहला हमने देखा वो कफ पित्तज था, दूसरा कफ पित्तज था, तीसरा पित्तज था। ये मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, तो उससे आपको ये फायदा होता है कि आपको रेडिली ये चीजें मिलती है। ओके, लेकिन इसको डायग्नोसिस कैसे करें? बिकॉज ये अपने क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आने ही वाले हैं जो गोलाकार उसमें लेशंस रहते हैं, तो वो फंगल इन्फेक्शन है, या ग्रैनुलोमा एन्युलरी है, या ब्लास्टोमाइकोसिस है, या
जो हम बोलते हैं एरिथेमा मल्टीफॉर्मिस या न्यूमुलर एक्जिमा या और कुछ है, कैसे समझना है। तो डायग्नोसिस ट्रिक्स, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर्स रहते हैं, उसमें मोर देन 50-60 डीसीएस ऐसे ही हम कंफ्यूजिव स्टेज में डाल के बाय यूजिंग सम ट्रिक्स उसको कैसे डायग्नोसिस करता है हम देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायग्नोसिस हो जाए लेकिन उसके बाद दोष दृश्य का डायग्नोसिस हम मेनली उसके बारे में बताते हैं। ओके, तो ये हम अपने यहाँ पे देखते हैं। देन हम जब कभी भी प्रैक्टिस में आते हैं, हम सोचते हैं आयुर्वेद में छोटे बच्चे आते नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों में भी पेशेंट, इवन छोटे बच्चों समझो आ भी गए तो सर्दी खांसी के लिए आएंगे, स्किन के लिए अपने पास आएंगे, आएंगे तो आएंगे। कैन वी ट्रीट एटोपिक डर्मेटाइटिस इन 2 months बेबी बाय आयुर्वेदिक मेडिकेशंस? नहीं बाबा नहीं, आयुर्वेदिक में पहले ही हम एडल्ट्स में भी भस्म यूज करना, नहीं भस्म किडनी, आयुर्वेदिक लोग रहते किडनी खराब करता है ये करता है तो पहले ही डरे हुए रहते हैं। उसमें 2 महीने का बच्चा, 2 साल का नहीं, मैं 2 महीने का बोल रहा हूँ, और उसमें भी स्किन टाइप्स लाइक एटोपिक एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये जो फोटो है वो काफी अच्छा दिख रहा है, वो एक्चुअल में बेबी पूरा फुला हुआ लाल लाल दिख रहा था, कंटिन्यूस क्राइंग, नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, वजन कम हुआ था, सब हुआ था। तो ऐसे 2 महीने के बच्चे को कैसे दें, तो हम पहले ही डर जाते हैं। तो ट्रीट करने की पहले सोचने की, मैंने मेडिसिन सोचने की बात ही कुछ अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं बाबा मॉडर्न डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, नहीं, ये अच्छी तरह से ट्रीट होते हैं बच्चे, 100% ट्रीट होते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या केस ये देखना जरूरी है, कॉन्फिडेंटली केस को देखना जरूरी है, और बेसिकली अपने मेडिकेशंस के बारे में हम अच्छी तरह से जानना जरूरी है। उसमें भी कौन से मेडिसिन ये बच्चों में डेफिनेटली चलते हैं ये हमें देखना जरूरी है, कि ऐसा नहीं कुछ भी दे दो। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट मेडिकेशन कौन सा देखना है, दूसरा बच्चों में चलता नहीं कि वो, तीसरा मोस्ट की डोसेजेस 18-16 ये कैसे डोज फिक्स करना है, कि बाबा 2 से 4 साल का बच्चा उसमें कैसे डोज फिक्स करना है, 4 to 6 ईयर का है उसमें कैसे करना है, 2 साल से कम रहे तो उसमें कितना डोज फिक्स करना है, 6 to 12 ईयर्स का है उसमें कैसे फिक्स करना है, 2 महीने का बच्चा है कैसे डोज फिक्स करना है, ये सब हम प्रॉपरली देखते हैं। काम दूधा जैसा मेडिकेशन, गंधक रसायन जैसा मेडिकेशन ऐसे बेबी में दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं, प्रॉपर डोसेजेस के साथ। ओके, सो ऐसा भी है कि 2 महीने के बच्चे को भी हम मेडिकेशन कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं, थोड़ा सा हमें अपने मेडिकेशंस के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, देन ऐसे कुछ अपने पास एलोपेशिया के पेशेंट्स आते हैं। हमारे पास जब एलोपेशिया के पेशेंट्स आते हैं, इट्स एलोपेशिया एरिया था जिसको आयुर्वेद में इंद्रलुप्त बोला गया है। इंद्रलुप्त के पास आते हैं पेशेंट, हम कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि रेटिकुलर पैटर्न दिख रहा है ना सेकंड वाला, ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है, बताता है डॉक्टर ना 15-20 दिन से खटाखट खटाखट पैचेस आ रहे नए, और हम यूज कर रहे हैं, फटाफट फटाफट जा रहे हैं हमारे बाल। हम भी रहते हाँ, हमारे ग्रंथ में लिखा है गुंजा तेल, ये ले तेल वो तेल यूज करते हैं। पेशेंट आता है 15 दिन में, डॉक्टर आपने क्या यूज किया, मेरे पूरा गंजा हो गया, आधा टकला हो गया, यानी आप पे आता है उसका आरोप कि आपने जो दिया उसकी वजह से हुआ, बेसिकली वो जाने ही वाला था बट आपने उसको और इंड्यूस किया। बेसिकली वहां पे संप्राप्ति क्या रहती है, वात पित्त रहती है या कफ रक्त रहती है, या वात पित्त से बाल जाता है, कफ रक्त का आवरण होता है, ये कैसे हमें समझना है, ये हम इसके बारे में देखते हैं। कब अपना जो फेवरेट मेडिकेशन है जो भी लगाते हैं एक्सटर्नली, गुंजा तो गुंजा, इच्छा बेदी तो इच्छा बेदी, जो भी लगाते हैं वो कहाँ पे लगाना है, पैच पे लगाना है, रेटिकुलर पे लगाना है, ओफियोसिस पे लगाना है, कहाँ पे लगाना है डायरेक्टली, लीच कब लगानी है, वात पित्त पे कब काम करना है, इसके बारे में हम एक प्रॉपर प्रॉपर मेथोडोलॉजी से ट्रीटमेंट करते हैं, और वो ट्रीट होते हैं। दूसरा, ये जो नीचे का केस दिख रहा है ना एलोपेशिया टोटलिस, मेरे अभी बहुत सारे केसेस एलोपेशिया टोटलिस के ट्रीट हुए, मोर देन 13-14 केसेस एलोपेशिया टोटलिस के ट्रीट हुए हैं। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस के भी पेशेंट ट्रीट हुए। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस यानी नॉट अ सिंगल हेयर ऑन अ बॉडी, 14 साल के लड़की का मेरे पास मेरे केस है, मेरे पेशेंट का, नॉट अ सिंगल हेयर ऑन द बॉडी, और उसके अभी ऑल ओवर द बॉडी ऑलमोस्ट हेयर आ गए, बाल तो सर के बाल तो माशाल्लाह क्या बाल आ गए एकदम। एंड एलोपेशिया टोटलिस आल्सो गेट ट्रीटेड सक्सेसफुली
इन फीमेल, इन मेल, इन बोथ, वेरी नाइसली। और बहुत सारे पेशेंट उसमें ट्रीट हुए हैं विथ आवर गुड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स। तो हम डेफिनेटली वो लेक्चर्स में उसके बारे में भी देखते हैं। क्षार चिकित्सा, अभी एक क्षार चिकित्सा क्या है? अगर आप देखोगे तो ग्रंथ में सुश्रुत ने क्षार चिकित्सा के बारे में वर्णन किया है। पानीय क्षार और प्रतिसारणीय क्षार के बारे में वर्णन किया है। बहुत लोगों ने ये चैप्टर सिर्फ सर्जरी में पढ़ा, उसके बाद कभी पढ़ा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको त्वचा रोग की प्रैक्टिस करनी है तो क्षार आपको पढ़ना है। क्यों? बिकॉज अगर आप देखोगे प्रतिसारणीय क्षार तो किसमें कौन से व्याधियों में है? कुष्ठ, किटी, दद्रु, कुर्मी, किलास, अर्बुद, सुप्ति, ग्रंथि, दुष्टव्रण, नाड़ी, चर्मकील, तिलकालक, न्यच्छ, व्यंग, मशक, बाह्य विद्रदी। यू सी, फ्रॉम कुष्ठ अप टू बाह्य विद्रदी, इट्स ऑल स्किन डिसीजेस। इतनी सारी बड़ी लिस्ट प्रतिसारणीय क्षार की जगह पे लिखी गई है। तो हमें समझना, हमने हमें हम जो जिसको निग्लेक्टेड टॉपिक जो बोल रहे थे ना, वो स्पेशली डिजाइन फॉर डर्मेटोलॉजी आपको देखना जरूरी है। तो अगर आप डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके यहाँ पे कोई क्षारीय द्रव्य नहीं है जो पीलिंग करने वाला, अभी पीलिंग जब वर्ड बनेगा तो आपको समझ में आएगा, अरे हाँ क्लिक हो गया रहेगा, हाँ क्षार जरूरी है। तो क्षार कितना जरूरी है आपको समझ में आए कि ये स्पेशली, इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर डर्मेटोलॉजी। तो क्षार इज रिटर्न इन अ सुश्रुत। पानीय क्षार प्रतिसारणीय क्षार है, बट इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर डर्मेटोलॉजी। और उसको कैसा यूज किया जाता है ये हम लेक्चर्स में देखते हैं। आरोग्यवर्धिनी, मैंने बोला ना, डी कोडिंग ऑफ द मेडिकेशन। जब हम बोलते हैं कि मेडिकेशन, तो पहला कोई भी मेडिकेशन वो आरोग्य, बिकॉज आरोग्यवर्धन या कुष्ठ में श्रेष्ठ, ये सबको मालूम है। इवन ऐसा भी है कि जैसे रजनीकांत का नाम बताने की जरूरत नहीं है, वैसा ही आरोग्यवर्धनी को आयुर्वेद वालों को, यानी किसी को भी बोलिए, फिल्म इंडस्ट्री में किसका नाम, तो अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, ऐसे नाम सबको मालूम है। वैसे आयुर्वेद वालों में कोई भी रहे उसको आरोग्यवर्धनी मालूम है। इवन हम भी है लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सेकंड ईयर बीएमएस जो पास जो हुए हैं रसशास्त्र में, वो सिर्फ आरोग्यवर्धिनी श्लोक पढ़ के आरोग्यवर्धिनी बता के हुए हैं, ओरल, राइट। बहुत जन को याद आया रहेगा, हाँ सिर्फ आरोग्यवर्धिनी का श्लोक बोला और पास हो गए। तो ऐसा वो कल्प है। इट इज अ बुक, ये आरोग्यवर्धिनी बुक है, उसका ये डिजाइनिंग है और यू हनी कोम शेप में, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन। मेरे सर के सर, यानी मेरे सर डॉक्टर महेश ठाकुर सर, उनके सर डॉक्टर प्रभु सर, उन्होंने ये मुखपृष्ठ डिजाइन किया है। एंड यू कैन सी यहाँ पे सब जो हनीकॉम शेप में जो एक डिजाइनिंग दे रही है, उसमें सब कल्प में जो भी कंटेंट है वो एक ही जगह पे आपको दिखा है। पारा, रसगंध, लोह, अभ्र, शुल्भ, देन त्रिफला है, गुग्गुड़ है, शिलाजतु है, चित्रक है, ये सबको, इस सब के इक्वल क्वांटिटी में कुटकी है, और ये सबको भावना है वो नींब पत्र की, ये सब का एक ही चित्र में एक बहुत अच्छी तरह से डिजाइनिंग किया है। ये आयुर्वेद व्यासपीठ ने ये इसका बुक निकाला था आरोग्य, तो ये इसका डिकोडिंग हम देखने वाले, वाय आरोग्यवर्धिनी क्यों कुष्ठग्न है, वो कौन से दोष पे काम करती है, कौन से धातु पे काम करती है, कौन से मल पे कैसा काम करती है, रस पे काम कैसी करती है, शुक्र पे काम कैसी करती है, इसके बारे में हम डिकोडिंग, क्यों? क्योंकि क्या है, अपने जो मेडिकेशन है यही अपने वेपन्स है, दैट्स इट, दैट्स इट। अगर वो नहीं मालूम रहेगा ना तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नहीं तो यही रहता है, हाँ ये दे के देखते हैं, हम कॉन्फिडेंटली नहीं देते, और जब कॉन्फिडेंटली नहीं देते हैं तो पेशेंट को रिजल्ट भी, यानी साशंकता रहती है तो पेशेंट को रिजल्ट में, हम कॉन्फिडेंटली देना तो पेशेंट को रिजल्ट आते ही है। तो जब पेशेंट, हमें अपने वेपन्स अच्छी तरह से मालूम है तभी रिजल्ट आते हैं। देन अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो मेरे कुछ प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ही मुझे ये शेयर करने को परमिशन दी है। सम सक्सेस स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बैच पार्टिसिपेंट, इससे भी और आगे है, ये तो कुछ फोटोज है। अभी तो ग्रुप में तो चालू ही रहता है, कंटिन्यू डेली 1-2 केसेस चालू ही रहता है कि ये पेशेंट को ये दिया और ट्रीट हो गए। सो इन एवरी ऑलमोस्ट, नॉट इन एवरी ग्रुप, बट एटलीस्ट दिन में 2 से 3 फोटोज ऐसे आते ही है। सो यू कैन इमेजिन कि कितने रिजल्ट्स पेशेंट को अच्छी तरह से आ रहे हैं बाय यूजिंग द प्रोटोकॉल्स। तो उनके ही कुछ रिजल्ट्स है, आई एम नॉट टेकिंग देयर नेम, बट बैच के कौन से स्टूडेंट ये बताता हूँ।
केस ऑफ एरिथ्रोडर्मा ट्रीटेड बाय वैद्य फ्रॉम केरला, सीएडी बैच दिसंबर 2019। यू कैन सी दिस इज एरिथ्रोडर्मा केस। ये मैं केस जनरली सिखाते समय भी बताता हूँ, इसकी ट्रीटमेंट तो प्रॉपर बताता हूँ, लेकिन फिर से बताता हूँ। और ये पेशेंट तो ऐसा था, माशाल्लाह, क्या बताए। माशाल्लाह मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये जो चीजें है ना ऐसी ही है। ये पेशेंट डायरेक्टली बोला था, डॉक्टर एक तो मुझे ठीक करो, उनको पैसा आया था, या आई विल डू सुसाइड। रोबोट की तरह चल के आया था। एंड वैसे वो डॉक्टर काफी डर गए थे, लेकिन उन्होंने फोन किया और बाकी जो सिखाया था तो भी वो प्रोटोकॉल फॉलो किया। एंड द पेशेंट इज नाउ डूइंग वेरी नाइस। ये केस में हमेशा दिखाता हूँ, इन लेक्चर्स में भी उसके बारे में बताता हूँ, ग्रुप्स में भी इसके बारे में भेजता हूँ, कैसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया, और सब केस के बारे में बताता हूँ, इसकी ट्रीटमेंट में सिखाता हूँ। और उस पेशेंट में, इस पेशेंट में क्या दिया स्पेसिफाइड ये भी बताता हूँ, ऐसा है। सो वेरी नाइसली ट्रीटेड। एरिथ्रोडर्मा इज अ वेरी, जो बोलते हैं, क्रूशियल इमरजेंसी डर्मेटोलॉजी की है। हर्पिस लैबियालिस ट्रीटेड बाय डोंबिवली के वैद्य है, जून बैच 2019 के हैं, यू कैन सी। मोलुस्कम कॉन्टेजियोसम ट्रीटेड बाय वैद्य फ्रॉम डोंबिवली। थोड़ा सा ये फोटोज में आइडेंटिटी हाइड हुए, कभी भी फोटो दिखाते समय आईज को हमेशा कवर अप करना है, यानी आइडेंटिटी हाइड करनी है। psoriasis patients from Varud, psoriasis patient treated by a doctor from Varud, CAD batch December 2020। प्लांटर सोरियासिस है। एक्जिमेटस कंडीशन है, वैद्य फ्रॉम पुणे, सीएडी बैच 2020 के, ट्रीटेड वेरी नाइसली। केस ऑफ एक्रोकॉड्रॉन ट्रीटेड बाय एक्रोकॉड्रॉन स्किन टैग, ट्रीटेड बाय वैद्य फ्रॉम अमरावती, सीएडी बैच जून 2019। इन्होंने तो फर्स्ट टाइम यूज किया था। शी स्केयर्ड सो मच, अरे सर, सर पे लगाना है, कैसे करूं? कुछ नहीं, कॉन्फिडेंटली करो, एसओपी परफेक्टली फॉलो करो, करोगे आपको 100% रिजल्ट आएंगे। और ये रिजल्ट आ गए। शी वॉज वेरी हैप्पी, स्टिल वेरी हैप्पी। ऐसे अभी बहुत सारे पेशेंट्स को वो करती है, क्योंकि ऐसे सर पे आने वाले को हो गया ना, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का ही आता है। तो शी गॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, बाद में और भी पेशेंट कर रही है। yes, non-healing ulcer and you can see treated by leeches and by other कषाय वगैरह धावन करने की वजह से। ये तो एक डॉक्टर की एडवर्टाइज है, जो केस ट्रीट करने के बाद वो खुद का एडवर्टाइज करे कि हाँ, मेरे पास एलोपेशिया का पेशेंट आया, इस डॉक्टर फ्रॉम बीड, और उन्होंने ऐसे अपनी एडवर्टाइज की थी कि एलोपेशिया के पेशेंट है, वो ये प्रोटोकॉल यूज किया, उसको बाल आए। देन उसी पेशेंट का है बीड के, उन्होंने उसी डॉक्टर का है कि सोरियासिस, दे आर गिविंग एडवर्टाइज इन अ पेपर्स एंड समवेयर, ऐसा है कि सोरियासिस का पेशेंट है और उसको ऐसी से इसमें प्रोटोकॉल यूज करने का ट्रीटमेंट हुई। सो दिस इज ऑल द ब्लेसिंग्स। मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मैं जो हमेशा बोलता हूँ, पढ़ाना एक जगह है और पेशेंट्स को रिजल्ट आने, क्योंकि पेशेंट में रिजल्ट आने, समाज में परिवर्तन आने, क्या है रहता है, ये त्वचा रोग जो रहते हैं ना, इट इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ। एक बार जॉइंट पेन आ गया ना पेशेंट को, तो समझो किसी शादी में कोई घुटने का, किसी को घुटना दुख रहा है और वो आ गया, तो लोग को जनरली उसकी सहानुभूति मिलती है, अरे उसके पैर दुख रहे हैं, तो लोग उसको बैठाते हैं, सीट देते हैं। वही अगर शादी में सोरियासिस का पेशेंट आ रहा है, जिसके नेक रीजन पे सोरियासिस है, हैंड रीजन पे सोरिया, और वहां पे स्केलिंग्स हो रही है, तो लोग क्या करते हैं, लंबा जाते हैं उससे, दूर रहो इससे। इट इज अ नॉन इन्फेक्शन, लेकिन दूर रहो, इसको सीट नहीं देंगे, बाजू में नहीं बैठेंगे। तो इट इज अ वेरी एम्बेरसिंग इन डर्मेटोलॉजी। तो आप जब त्वचा रोग ट्रीट करते हैं, स्किन डिसीज ट्रीट करते हो, तो आप समाज परिवर्तन करते हो। ऐसे बहुत सारे पेशेंट को अगर आप रिजल्ट, मैंने मैंने बहुत सारे पेशेंट को जब रिजल्ट आए हैं, तो मैंने देखा है कि पेशेंट में कितना परिवर्तन होता है। एक ऐसी फीमेल पेशेंट थी, फ्रॉम 22 ईयर्स, शी गॉट सोरियासिस, में केस दिखाता भी हूँ। और वो कहीं पे शादी में, कहीं पे नहीं जा सकती थी, एनीवेयर, सब जन बोलते क्या तेरा पैर है क्या, वो गंदा बोलते थे। और उसका ट्रीट हुआ विद इन 7-8 मंथ्स, एंड शी, उसका टोटली लाइफ चेंज है। शी गोइंग एवरीवेयर, मंदिर में जा सकती थी, शादी में जा सकती थी, और सब जन बोलते थे, व्हाट यू डू इट, व्हाट यू डू इट वेरी नाइस, कैसे ट्रीट हुआ, क्या हुआ? और उसको हमेशा वो अच्छापन लगता था कि यस, आई गॉट ट्रीटेड। तो ऐसे समाज परिवर्तन होता है। त्वचा रोग में ट्रीटमेंट होता है ना, तो क्योंकि ना, त्वचा ये सबसे विजिबल पार्ट वाली चीज है, और यहाँ पे चेंज आ गया, ट्रीट हो गया, सो समाज परिवर्तन उससे होता है। ध्यान में रखिए ये हमेशा, स्किन डिसीज इज स्लाइटली डिफरेंट देन अदर्स। ओके, तो ऐसे हम ट्रीटमेंट सीखते हैं और पेशेंट से रिजल्ट आते हैं, और उसकी वजह से हमें
अच्छी तरह से ब्लेसिंग्स भी मिल सकते हैं या मिलते हैं। ओके, सो दिस कोर्स जो है वो अभी एग्जैक्टली फ्रॉम टुडे 11th डे, आगे 11 दिन से शुरुआत है ना, 10th दिसंबर 2024 को उसका 12th बैच शुरुआत हो रहा है। इसकी जो लिंक है वो ऑलरेडी ग्रुप में शेयर फिर से की जाएंगी, बार बार शेयर शेयर की जाएंगी, और आप एडमिशन तुरंत ले लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी एडमिशन्स बहुत सारे हो गए हैं, उसका ग्रुप भी ऑलरेडी फॉर्म हुआ है। तो आप, मुझे लगता है ज्यादा आप टाइम गवाइए मत और तुरंत एडमिशन ले लीजिए, बिकॉज कैसा रहता है आगे आगे जैसे जाता है ना, नजदीक आता है डेट, तब ध्यान नहीं रहता, कोई एडमिशन्स लेता है फिर इन्फॉर्म नहीं करता, फिर ग्रुप में ऐड करना रह जाता है। तो जनरली आप तुरंत ग्रुप में ऐड वगैरह हो जाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह सब तुरंत मिल जाती है, कैसे आपको लेक्चर एक्सेस करने हैं, कैसे रिकॉर्डिंग एक्सेस करनी है, ग्रुप में आप आ गए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह भी सबका हो जाता है, दैट इज ऑल हैपनिंग। सो आई थिंक सब जो क्वेरीज है वो मैंने क्लियर की है। जो कोर्स की फी है वो 10,500 रुपीज है, जो फर्स्ट बैच से जो थी फ्रॉम सीएडी जून 2019, जब से उतनी की उतनी ही है, तो कभी बढ़ा ही नहीं है, बिकॉज इस कोर्स का उद्देश्य पढ़ाना ही है और पेशेंट को रिजल्ट देना यही है। तो इसलिए कोर्स की फीस कभी नहीं बढ़ाई, उतनी की उतनी रखी। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बाय एनी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। लिंक में जाके आपको न्यू यूजर करके फॉर्म भरना है, क्योंकि आप न्यू हो, तो न्यू यूजर करके आपको फॉर्म फिलना है, आपके डिटेल्स फिल करने हैं, आपका एटलीस्ट डिग्री सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट जो भी रहेगा वो आपको अपलोड करना है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी आप कर सकते हैं। ऑफलाइन करेंगे तो आपको अकाउंट नंबर आएगा, वहां वहां पे आप किसी से भी, गूगल पे से या किसी से भी आप पे कर सकते हो, और सिर्फ पे करने के बाद जस्ट आपको इन्फॉर्म करना है, दैट इज द थिंग। तो इतना इजी प्रोसीजर है, विद इन 5 मिनट से एडमिशन होते हैं। क्रेडिट कार्ड भी ऑप्शन है, अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। सो मुझे जो आपको बताना है इंट्रोडक्टरी में कि हमारे यहाँ पे क्या चलता है, कैसे पढ़ाई चलती है, कैसे अपना कोर्स आगे बढ़ता है, और कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे रिजल्ट्स आते हैं, ये सब हम यहाँ पे अच्छी तरह से देखते हैं। सो ज्वाइन दिस कोर्स। थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir, for this in detailed introduction about the coming batch of certificate course in Ayurvedic dermatology. Hope you all have clear ideas about the course and you will start taking admissions as soon as possible. आप सभी लोगों से फिर से एक बार आप यहाँ पे इस इंट्रोडक्टरी सेशन में शामिल हुए, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, अनय सर का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सभी एस्पेक्ट्स समझाए। और एक हर बैच में मैं कहता हूँ, बैच स्टार्ट होती है कि एक सीएजी कोर्स, जितने भी अपने कोर्स होते हैं उन कोर्स में से एक अलग प्रकार का कोर्स है ये। केवल हमें हमने कुछ सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, ये उसका उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है आप सब लोग उत्तम त्वचा रोग विशेषज्ञ करके आपका जहाँ पे भी क्लिनिक है वहाँ पे आप प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट कर सको। और ये हम आज इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जब हम ऑलमोस्ट 1000 इस प्रकार के वैद्य ट्रेन कर चुके हैं, जो आज अपना खुद का एक सुपर स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप भी इसमें अपना नाम एक दर्ज करें, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ, और आप जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लेंगे ऐसी उम्मीद करते हुए आज का हमारा यह सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, इसी घोषणा कर। धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर।